हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज इस लेक्चर नंबर 3 में हम सभी पढ़ने वाले हैं सौर मंडल में पृथ्वी। तो हम सभी देख रहे थे कि किस तरह से हम लोग जो है हम जिस ग्रह पर रहते हैं यानी कि पृथ्वी, हम सभी ने जाना कि पृथ्वी में ही जीवन संभव है। पृथ्वी में जीने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो केवल पृथ्वी ग्रह पर ही मौजूद हैं। जैसे पृथ्वी में वायु है, पृथ्वी में क्या है, पानी यहाँ पर मिलती है। तो पृथ्वी की जो 2/3 सतह है वह पानी से ढकी हुई है। इसीलिए ये नीला दिखाई देता है और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी में जो मौजूद वायु है उसमें उपस्थित जो गैस है ऑक्सीजन, वो बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। तो इन सारी चीजें, ये सारे तत्व जो है पृथ्वी ग्रह पर मौजूद हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे हम एक अद्भुत ग्रह कहते हैं। चलिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी 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 अपनी प्रकाश, क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी जो एक ग्रह होती है, कोई भी ग्रह जो होता है उसका क्या, एक प्लेनेट यानी जो प्लेनेटाइज सबसे आएगा, जिसका काम क्या है, सिर्फ चारों ओर चक्कर लगाने का। इसके पास ना तो अपनी कोई उष्मा ना तो कोई ऊर्जा होती है। तो ये अपनी उष्मा जो ऊर्जा होती है यानी प्रकाश जो होता है, ये किससे प्राप्त करता है, तो सूर्य से। इसलिए हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी अपनी प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो अपनी प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। इसीलिए अंतरिक्ष से यानी चंद्रमा से पृथ्वी को देखने पर चंद्रमा के समान चमकती हुई दिखाई देती है। चलिए, तो यहां हम लोगों ने क्या देखा कि पृथ्वी चूंकि एक ग्रह है, ये अपनी प्रकाश और जो उष्मा है ये सूर्य से प्राप्त करती है। इसलिए अंतरिक्ष यानी चंद्रमा से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, तो चंद्रमा के समान ही चमकती हुई दिखाई देती है। यानी कि हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह यानी चंद्रमा, जब हम पृथ्वी से उसे देखते हैं तो वह चमकता हुआ दिखाई देता है चंद्रमा। लेकिन उसी चंद्रमा पर यदि हम जाते हैं और अगर पृथ्वी को देखते हैं तो वह भी कैसा दिखाई देगा, वह भी नीले रंग का चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, नीले रंग की चमकती हुई। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं चंद्रमा, यानी हमारी पृथ्वी पर एक ही उपग्रह जिसे चंद्रमा कहते हैं। पहले तो उपग्रह समझते हैं। उपग्रह क्या है, तो एक खगोलीय पिंड, है। ये ग्रहों के
चारों ओर चक्कर लगाती, ग्रह के चारों ओर चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाती है, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह जो होते हैं ये क्या है, एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड यानी कि जो चमकता हुआ दिखाई देता हो। तो ऐसे ग्रहों ये क्या करती हैं, ये ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाती है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार ये सूर्य है, सूर्य जो कि एक बहुत ही बड़े आकार का सौर मंडल के केंद्र में स्थित, जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, गर्म गैसों के बने होते हैं। इसके चारों ओर क्या होते हैं, आप देख सकते हैं इसके चारों चक्कर लगाते हैं अलग अलग ग्रह। इसमें पहले नजदीक ग्रह पे हैं आपके बुध, फिर शुक्र, फिर इसके तीसरे नंबर पे आते हैं पृथ्वी। तो ये जो पृथ्वी ग्रह है, ये जो ग्रह है पृथ्वी, ये पृथ्वी ग्रह को चक्कर लगाना होता है सूर्य के। तो जो पृथ्वी ग्रह है इसके भी चारों ओर जो है क्या करते हैं, इसके चारों ओर जो उपग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि पृथ्वी चूंकि एक ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं, और उस पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे चंद्रमा कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह को चंद्रमा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तो क्या कहते हैं हम लोग, उपग्रह कहते हैं। तो इसी तरह यानी कि ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु इस सभी ग्रह के चारों ओर कुछ न कुछ उपग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी के पास सिर्फ केवल एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। तो ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड क्या है, तो तारों, सूर्य, चंद्रमा और अन्य वस्तुएं जो रात में चमकती हुई दिखाई देती है। चमकती हुई दिखाई देती है जिसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। पिंड कहते हैं।
तो खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा और अन्य वस्तुएं, अन्य चीजें जो रात में चमकती हुई दिखाई देती है, प्रकाश फैलाती है आकाश, यानी कि हमारे पूरे पूरे आकाश में, तारों वाले आकाश, तो चमकती हुई दिखाई देती है वस्तुएं। तो ये जो वस्तुएं हैं इसको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य के कारण, सूर्य जो कि एक तारा है, तो खगोलीय पिंड के पास क्या होते हैं? इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं जो जिन्हें ये उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें ये अधिक मात्रा में उत्सर्जित यानी उत्पन्न करते हैं। तो खगोलीय पिंड के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य जो भी वस्तुएं हैं जो रात में चमकती हुई दिखाई देती है आकाश में, उसे हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं जिन्हें ये अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। चलिए, ये सारी वस्तुएं आप देख सकते हैं कि हमारे आकाश में किस प्रकार से चमकते हैं और हमें एक मनोहर दृश्य प्रदान करते हैं। पूरे आकाश में आप देख सकते हैं रात के समय जब सूर्यास्त होती है, सूर्यास्त के बाद इस खगोलीय पिंड के पास ये गर्म गैसों के बने होते हैं। तो ये गर्म गैसों के बने होते हैं, एकदम खौलता हुआ जो गर्म गैस होता है जिस प्रकार, उसी तरह ये बने होते हैं। जितनी भी चमकती हुई चीजें होती है, वस्तुएं होती है आकाश में, इनको तारा कहा जाता है। जिनमें सूर्य जो है, यानी हमारे पूरी सौरमंडल में जो जिन्हें मुखिया कहा जाता है, सूर्य यानी कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित, तो सौरमंडल के केंद्र में जो स्थित है इसे सूर्य कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य के प्रकाश के कारण ये रात में चमकने वाली वस्तुएं, रात में चमकने वाली वस्तुएं, रात में चमकने वाली वस्तुएं दिन के समय नहीं दिखाई देती है। चलिए, तो सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य के पास जो अपनी ऊष्मा और जो प्रकाश होते हैं, उनके वजह से ये रात में जितनी सारी वस्तुएं आकाश में चमकती हुई दिखाई देती है,
वो दिन के समय नहीं दिखाई देती है। आप देख सकते हैं रात में जो चंद्रमा है वो दिन में नहीं दिखाई देती है। आप यूं समझ लीजिए कि आप एक कागज ले सकते हैं और जो टॉर्च है उसके टॉर्च के जो आगे वाली जो भाग होती है ये इसको आप इस तरह से उस कागज में चारों तरफ से रख के और उसके चारों तरफ होल कर सकते हैं, है ना। और उस चारों तरफ होल करके आप एक दीवार के सामने ले जा करके और उससे हल्के से सारे सारे आप जितने भी उस कमरे में आपके बल्ब हैं उसको ऑफ कर दें और फिर उसके प्रकाश को आप फैलाएं। तो आप देख सकते हैं कि इस कागज इस इधर से अगर लाइट कर रहे हैं तो कागज के इधर है, यानी कि आपने जिस तरफ होल किया इस तरफ से क्या किया है सारे प्रकाश उस छिद्र से बाहर आएगी हल्के हल्के से। तो उसी प्रकार होती है, यानी कि और फिर जब लाइट जब जलाएंगे तो आप देख सकते हैं जब दीवार में जहाँ प्रकाश फैल रही हो वहां पे सारे के सारे क्या होते हैं प्रकाश गायब हो जाते हैं, यानी कि प्रकाश के आने के बाद जो भी प्रकाश जो पहले से दिखाई दे रही होती है वो गायब हो जाती है। आप देख सकते हैं ये जैसे ये आप देख सकते हैं ये एक दीवार है, ये दीवार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कागज जो है इसके इधर जो है टॉर्च आप देख सकते हैं लगा करके इसके यहाँ पर कुछ हमने क्या किया बिंदु यानी कि छिद्र बना दिए और इसके इधर जैसे ये एक कागज है इस तरफ हमने क्या किया ये टॉर्च है और इसके ये जहां तक है इसके चारों तरफ हमने बिंदु बना दिया छिद्र कर दिया और इसके जस्ट इसके अपोजिट वो छिद्र खुल गया और यदि इधर से हम टॉर्च अगर बांटते हैं तो और सारे कमरे की लाइट ऑफ है तो आप देख सकते हैं वो जब टॉर्च बारेंगे तो सारे के सारे छिद्र से वो रोशनी क्या करेगी बाहर आ रही होती है इस तरह से। और यहाँ पे जिस तरह का शेप का आपने वो छिद्र किया है उसी तरह का यहाँ पर क्या बनेगा उसकी आकृति बनेगी। लेकिन परंतु जैसे ही आपने लाइट यानी कि ऑन किया यानी कि प्रकाश जैसे ही आपने बल्ब से तो आपने जैसे ही बल्ब से प्रकाश चारों तरफ उस कमरे में फैलाई तो ये जो इस कागज से टॉर्च बांटने के बाद जो भी रोशनी निकल रही थी वो क्या हो गायब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश के कारण ही जो रात में चमकने वाली वस्तु होती हैं वो दिन में नहीं दिखाई देती है। चलिए तो अब हम लोग जानने वाले हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। तो चंद्रमा किसे कहते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इसकी व्यास पृथ्वी की व्यास का 1/4 है। इसकी व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इसकी आकार हमारी ग्रह से अन्य खगोलीय
हमारी ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में ये नजदीक होते हैं, इसलिए जो हमारी चंद्रमा है, नहीं आकाश, हमारी चंद्रमा आकाश जो है, इसलिए ये आकार में, यानी आप देख सकते हैं पृथ्वी से जब चंद्रमा देखते हैं तो आकार में बड़ा दिखाई देता है, आकार में बड़ा, अधिक बड़ा दिखाई देता है। तो ये जो हमारी जो ग्रह है, हमारी पृथ्वी ग्रह से अन्य खगोलीय जो पिंड है उसकी तुलना में हमारा जो चंद्रमा है ये पृथ्वी से बहुत ही नजदीक है, इसीलिए ये आकार में अधिक बड़ा दिखाई देता है। चलिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी के पास बहुत अधिक नजदीक होने के कारण ये आकार में बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। इसकी व्यास पृथ्वी की व्यास का 1/4 है। चलिए, तो अब क्या है, हम लोग ने देखा कि चंद्रमा जो कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ग्रह, जिसे उपग्रह, जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं, और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये चंद्रमा, यह हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो 3,84,400 किलोमीटर पर स्थित है, मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी से चंद्रमा कितनी किलोमीटर दूरी पर है, तो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा को पृथ्वी की एक चक्कर पूर्ण करने में, तो चंद्रमा को पृथ्वी की एक चक्कर पूर्ण करने में केवल 27 दिन का समय लगता है। 27 दिन का समय लगता है, और उसी समय यह अपनी अक्ष पर चक्कर लगाता है, चक्कर पूर्ण करता है, चक्कर लगाता है। इसलिए पूर्णिमा की रात पृथ्वी से, क्योंकि पूर्णिमा, अब क्या है, हम लोगों ने क्या जाना कि चंद्रमा को पृथ्वी की एक चक्कर पूर्ण करने में केवल 27 दिन का समय लगता है, और उसी समय जो है ये अपनी अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। तो इसी कारण
पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। एक भाग ही केवल एक भाग ही दिखाई देता है। तो चूंकि चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर पूर्ण करने में 27 दिन का समय लगता है और उसी समय अपनी अक्ष पर अपनी कक्षा में भी चक्कर लगाता है, जिस कारण से पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो केवल एक भाग ही उसका दिखाई देता है। इस तरह से देख सकते हैं। तो ये पृथ्वी है और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से अगर हम लोग देखते हैं चंद्रमा, तो ये चंद्रमा ये आधा क्या है, एक ही भाग दिखाई देता है, जबकि ये क्या है आप देख सकते हैं, ये पूर्ण इस तरह से होगा, लेकिन दिखाई कैसे देता है, हाफ, इसका एक ही भाग दिखाई देता है। और बादलों की वजह से कैसा शेप का हो जाता है, इस तरह से आप देख सकते, लेकिन है एक्चुअल में कैसा, इस तरह का। लेकिन इसका पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है, क्योंकि ये 27 दिन में ये चक्कर लगाता है पृथ्वी के और उसी समय अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। चलिए हम लोग समझते हैं पूर्णिमा, और एक है जिसको हम लोग कहते हैं अमावस्या। तो पूर्णिमा क्या है कि एक महीने में एक दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता तो पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। तो एक महीने में एक दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। तो पूर्णिमा मतलब एक महीने में एक दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, यानी कि फुल, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है ये क्या है, पृथ्वी से जब हम लोग चंद्रमा देखते हैं तो ये पूर्ण दिखाई देता है। उसी रात को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा की रात कहा जाता है, इसे हम लोग पूर्णिमा की रात भी कहते हैं। पूर्णिमा की रात कहा जाता है। फिर 15 दिन के बाद 15 दिन तक ये नहीं दिखाई देते हैं, जिसे नए चंद्रमा की रात कहा जाता है। तो नए चंद्रमा की रात कहा जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या कहा जाता है। तो 15 दिन के बाद ये दिखाई नहीं देते, ये पूर्ण चंद्रमा, और इसे नए चंद्रमा की रात कहा जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं अमावस्या। जिसे
अमावस्या की रात कहा जाता है। तो अमावस्या की रात कहा जाता है, तो गलत दिन तक ये दिखाई नहीं देते हैं चंद्रमा, और ये नए चंद्रमा की रात को लोग क्या कहते हैं, अमावस्या की रात कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है जिसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, और इसी रात को जब हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो इसकी सतह पर हम लोग चंद्रमा पर क्या देखते हैं, छाया देखते हैं। किसकी छाया? क्योंकि चंद्रमा पर हम लोग जानते हैं कि जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पर्वत हैं, मैदान है, गड्ढे होते हैं जो चंद्रमा की सतह पर एक छाया बनाते हैं, जिसके कारण जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, इस पर छाया बनता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि यहाँ मौजूद पर्वत, मैदान और गड्ढे इसकी सतह पर छाया बनाते हैं। जब हम इसे पृथ्वी से देखते हैं, यानी कि पूर्णिमा की रात को ये छाया चंद्रमा पर दिखाई देती है। छाया चंद्रमा पर दिखाई देती है। तो पूर्णिमा की रात को जो चंद्रमा यानी चंद्रमा की सतह पर जो मौजूद पर्वत, मैदान और जो गड्ढे होते हैं, ये क्या करते हैं, चंद्रमा की सतह पर एक छाया बनाते हैं। और जब पूर्णिमा की रात यानी कि जब हम लोग क्या देखते हैं कि एक पूर्ण चंद्र को जब हम लोग देखते हैं तो उस पूर्णिमा वाली रात को क्या देखते हैं कि ये चंद्रमा पर छाया बनाते हैं, छाया दिखाई देता है चंद्रमा पर। तो इस तरह से हम लोगों ने चंद्रमा देखा। अब हम लोग आते हैं, चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए अभी क्या है कि हम लोग ने जाना कि यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, लेकिन आज हमारा जो भारत है इसने इसी चंद्रमा पर कई तरह के जो खोज के लिए क्या किया है, कई तरह के हमारे मिशन को सफल बनाया है। तो पहला जो चंद्रयान 1 यहाँ पर लॉन्च किया गया भारत से चंद्रमा की सतह पर क्या पानी की और कई सारी चीज़ों की तलाश के लिए, तो वहाँ पर सबसे पहले एक पानी दिखा। फिर चंद्रयान 2 यहाँ से लॉन्च किया गया, फिर जो कि असफल रहा, लेकिन हमारे भारत देश ने हार नहीं माना। क्या किया, तो चंद्रयान 3 जैसे लॉन्च किया, जिसमें विक्रम रोवर और जो हमारा जो रोवर है विक्रम रोवर और आपके जो लैंडर है विक्रम लैंडर और रोवर, आप देख सकते हैं कि इस तरह का बहुत सारे लोगों को इस बात पे भी देख सकते हैं आप। ये क्या है, आप देखिए
क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये विक्रम लैंडर है। देखिए विक्रम लैंडर, ये मान के चलिए क्या है, विक्रम लैंडर, विक्रम लैंडर मान के चलिए, लैंडर। और इससे निकलने वाला क्या है, चंद्रयान 3 में जिस तरह से भेजा गया, वो जो लॉन्च किया गया रॉकेट, उसमें ये जो विक्रम लैंडर है, अब इससे निकलता है रोवर। क्या निकलता है, रोवर। तो आप देख सकते हैं कि रोवर निकलता है, इसको कहते हैं रोवर। तो ये विक्रम लैंडर से निकला रोवर कहां पर, चंद्रमा की सतह पर। तो ये सपोज कीजिए, ये कल्पना कीजिए कि ये क्या है, चंद्रमा की सतह है। तो चंद्रमा की सतह पर आप विक्रम लैंडर से रोवर उतारते हैं और रोवर पर लगा रहता है कई तरह के कैमरास। तो साइंटिस्ट यानी हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने इसी रोवर में जो कैमरा थी उसके जरिए चंद्रमा की सतह पर जो भी इनको पता लगाना था वो क्या कर रहे थे, पता लगा रहे थे। जैसे जल की और भी सारी चीजें जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती है। तो विक्रम लैंडर से निकलता है रोवर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई लोगों को इसमें शंका होती है। लोग कहते हैं कि रॉकेट लॉन्च हो चुका है, वहां जाते हैं, कोई आदमी उतरते हैं और वहां पर सतह पर क्या की है, खोजबीन की है। ऐसा नहीं है। हमारे जो एक व्यक्ति हैं जो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहली बार जिन्होंने वहां पर सतह पर उतरे, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब चूंकि ये चंद्रयान 3 में कोई व्यक्ति नहीं गए, बल्कि विक्रम लैंडर से उतरा रोवर जिसने चंद्रयान 3 को सफल बनाया और चंद्रमा की सतह पर कई सारी चीजों का पता लगाया। तो पहले जो व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर जाने वाले, चंद्रमा की सतह पर जाने वाले पहले भारतीय तो नहीं थे, ये क्या थे, हमारे पहले व्यक्ति थे। चलिए, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले, चंद्रमा की सतह पर जाने वाले, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो हमारे भारत ने जो प्रयास किया, चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था उस समय उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमारे भारत ने क्या किया, हार नहीं माना और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और कई सारी चीजों का पता लगाया। इससे क्या साबित होता है कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। कितनी भी समस्या हो, कितनी भी जटिल से जटिल समस्याएं हो, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे सूर्य से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी प्रकाश का संचार हो, इतनी ऊर्जा का संचार हो, चाहे कितनी भी समस्याएं, उससे क्या कर सके, हम डट कर लड़ सकें, उसकी समस्याओं का हम लोग सामना कर सकें। तो हमारे अंदर भी इतनी ऊर्जाएं होनी चाहिए कि हर समस्याओं का समाधान हम कर सकें। तो हमें कैसा बनना है, हमें चंद्रयान 3 से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी असफलताओं से हार कर नहीं बैठना चाहिए और सफलता के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए, हमारे अंतरिक्ष में भी कुछ भारतीय उपग्रह मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। तो चूंकि क्या है, तो भारतीय उपग्रह यानी कि मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम यानी कि मानवों के द्वारा, हमारे वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया क्या है, पिंड है, एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा
बनाया जाता है। तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। और अंतरिक्ष में रॉकेट के जरिए भेजकर इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, जो कि मानव यानी मानव के द्वारा निर्मित ये उपग्रह है। उपग्रह जैसे मैंने बताया था आपको, ये ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं और ये एक खगोलीय पिंड, लेकिन ये क्या है, एक कृत्रिम पिंड है। कृत्रिम मींस क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को कहते हैं, है ना। तो ये मानवों के द्वारा निर्मित बनाया गया उपग्रह इसको कहते हैं। और अंतरिक्ष में रॉकेट के जरिए इसे भेजकर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। और इसकी उपयोगिता, मानव निर्मित उपग्रह की जो कि कृत्रिम पिंड है, इसकी उपयोगिता क्या है, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उपयोगिता क्या है, उपयोगिता पहला है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जानकारी हासिल करना या प्राप्त करना। दूसरा क्या है कि पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानव निर्मित उपग्रह का इस्तेमाल करते हैं। इसमें है कि चलिए इसकी उपयोगिता समझ लिए कि ब्रह्मांड में जितनी सारी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, उसके बारे में पता लगाना, और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह क्या करते हैं कि अंतरिक्ष में, हमारी जो अंतरिक्ष है, हमारी अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह जैसे भारतीय उपग्रह उपलब्ध हैं, जैसे इनसेट, IRC और एडुसेट इत्यादि। तो आप देख सकते हैं कि हमारी अंतरिक्ष में भी, हमारी स्पेस में भी भारतीय जो उपग्रह है, भारत के द्वारा बनाया गया जो उपग्रह है वो मौजूद है, जिसमें हमारा जो फेमस वो क्या है, इनसेट, जो बहुत ही ख्याति है वो इनसेट की है, IRC की है, फिर एडुसेट जैसे भारतीय मानव निर्मित उपग्रह मौजूद है हमारे अंतरिक्ष में। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्षुद्र ग्रह के विषय में। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या है, सूर्य
यानी कि तारों तारों ग्रहों और उपग्रह के अलावा उपग्रहों के अतिरिक्त उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य 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 खगोलीय पिंड क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, जैसे तारों ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन्हीं पिंडों को असंख्य पिंड होते हैं, पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। चलिए तो आप देख सकते हैं तारों ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये असंख्य जो पिंड हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर ग्रह, तो ये देखिए बुध है, ये क्या है, शुक्र है, ये पृथ्वी है, मंगल, आप देख सकते हैं ये मंगल है, यहां पर आपकी बृहस्पति, तो ये जो ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति, आप देख सकते हैं सूर्य से दूरी के आधार पर सभी अपनी अपनी अक्ष यानी अपनी अपनी कक्षा पर स्थित है। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, क्षुद्र ग्रह के असंख्य पिंड, ये जो है ये सारे के सारे ये जो है इनके बीच में ये आप देख सकते हैं। तो ये यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है कौन, क्षुद्र ग्रह। तो असंख्य पिंड यानी कि असंख्य पिंड जो है कहां स्थित है, मंगल और बृहस्पति के बीच बीच। हमारे जो क्षुद्र ग्रह है, असंख्य जो पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, हमारे क्षुद्र ग्रह ही वो भाग हैं जो कि हजारों वर्ष पूर्व एक विस्फोट जो हुआ था, जिसे कहा जाता है कि ब्रह्मांड की किस तरह की उत्पत्ति हुई है ना, फिर धीरे धीरे जो है क्या हुआ था, बिग बैंग। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा सा होल हुआ, तो आप देख सकते हैं कि उस होल में ब्रह्मांड के कई सारे रहस्य हैं जिसका अभी पता लगाया जा रहा है। तो एक विस्फोट हुआ, उस दौरान ग्रहों से ये भाग जो अलग होकर हटे, यानी कि ग्रह से हटा हुआ जो भाग है उसी को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जिसे हम लोग असंख्य पिंड कहते हैं। तो यह वह भाग है, यह हजारों वर्ष पूर्व
हजारों वर्ष पहले एक विस्फोट के बाद ग्रहों से अलग होने वाले भाग, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये ग्रहों से ही क्या हुआ, अलग हो गए हैं। एक विस्फोट हुआ हजारों वर्ष पूर्व, उस विस्फोट के बाद ये ग्रह से अलग हो गए, उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिन्हें जो उल्का पिंड कहलाता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, उसे वो क्या कहते हैं, हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी इन उल्का पिंडों की प्रवृत्ति जो होती है, नेचर जो होता है, वो क्या होती है, पृथ्वी पर गिरने पर होती है। क्योंकि उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिर रही होती है, तो पृथ्वी पर जो मौजूद वायु है, उससे उल्का पिंड का घर्षण होता है और वे गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक दिव्य प्रकाश, यानी कि एक प्रकाश चमकती हुई उत्पन्न होती है। कभी कभी क्या है, ये उल्का पिंड पूर्ण रूप से जलकर नहीं गिरते हैं, पूर्ण रूप से जलते नहीं, जिसके कारण ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो गड्ढे बना देते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंडों की प्रकृति पृथ्वी पर गिरने होती है। तो आप देख सकते हैं, ये प्रकृति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान इनका वायु के साथ घर्षण होता है, फ्रिक्शन। तो इनका क्या होता है, वायु के साथ घर्षण होता है और ये
गर्म होकर जल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या होते हैं, ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकती हुई प्रकाश उत्पन्न होती है। तो चलिए, ये क्या है, ये उल्कापिंड की प्रवृत्ति कभी कभी प्रकृति कैसी होती है, नेचर पृथ्वी पर गिरने की होती है हमारे ग्रह पर, जिसके दौरान इनकी वायु, जो हमारी पृथ्वी पर जो मौजूद वायु है, उनके साथ इनका घर्षण होता है और ये गर्म होकर जल जाते हैं। तो अब इसके कारण क्या होगा कि चमकती हुई एक प्रकाश उत्पन्न होती है और ये पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं। परंतु कभी कभी ये पूर्ण जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जिससे पृथ्वी पर गड्ढे बनते हैं। तो आप देखते हैं कि कभी कभी जो ये उल्कापिंड है, ये पूर्ण यानी पूरा जले हुए बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो आप देखते होंगे, सुनते होंगे, यहाँ उल्कापिंड गिरा तो गड्ढे बन गए। तो उसी तरह पृथ्वी पर भी गड्ढे बन जाते हैं, पृथ्वी पर भी गड्ढे बन जाते हैं। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो एक आकाश गंगा है, जो ब्रह्मांड है हमारे, आकाश गंगा। तो ये आकाश गंगा क्या है, जो कि आप देखिए, ये तारों वाली जो आकाश है, जब आप रात देखते हैं तो ये सारी चमकती हुई आकाश है ना, तारों वाली, ये एक स्थान से दूसरे स्थान जो है, एक उसके बीच में क्या होती है, एक लंबी चौड़ी सफेद पट्टी जो हमें दिखाई देती है ना। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इसकी कल्पना जो है, तारों के जो समूह होते हैं, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, उसकी कल्पना पहले एक बहती हुई नदी से की गई थी, है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे आकाश गंगा कहा जाता है। तो आकाश यानी आकाश में, और गंगा यानी कि हमारी जो नदी है, यानी कि प्राचीन समय, प्राचीन भारत में हमारी इसकी तुलना किससे की गई, बहती हुई एक सरिता यानी कि एक नदी से की गई थी। तो तारों के समूह को आकाश गंगा, तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना
नदियों से, बहती हुई नदियों से, बहती हुई नदियों से की गई थी, इसलिए इसकी कल्पना प्राचीन भारत में बहती हुई नदियों से की गई, इसलिए इसे आकाश गंगा, आकाश मीन्स आकाश में गगन और गंगा यानी बहती हुई नदी, आकाश गंगा कहा जाता है। तो आकाश गंगा क्या है कि आकाश में जो है एक बहती हुई नदी से, यानी कि तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं, और ये जो समूह है ये एक बहती हुई नदी से की गई है, इसकी कल्पना एक बहती हुई नदी से की गई है, इसलिए इसे आकाश गंगा कहते हैं। और ये किस तरह की प्रणाली है, क्योंकि आकाश गंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। क्या है आकाश गंगा? आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली, करोड़ों तारों और बादलों गैसों की प्रणाली को आकाश गंगा कहा जाता है। और ये लाखों आकाशगंगा, क्योंकि करोड़ों तारों, बादलों और गैसों को मिलाकर उनकी प्रणाली को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, यानी कहा जाता है। और जो लाखों आकाशगंगा हैं, लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। लाखों आकाशगंगा मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इसकी जो आकार है कि अभी तक विशालता, इसकी जो विशालता की जो कल्पना है नहीं की जा सकती। कितना बड़ा है ये पूरा ब्रह्मांड। चलिए, ब्रह्मांड क्या है? तो लाखों आकाशगंगा है। जब सभी जितने भी तारे हैं, बादलें हैं और जितने गैस है, सभी चीजों को जो मिला देते हैं तो पूरी ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो अब ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु फिर भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं अभी भी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड के ये जो कई सारी चीजें हैं, ब्रह्मांड में मौजूद जो तत्व हैं उसका पता लगाने की कोशिश अभी भी जारी रखे हैं, कर रहे हैं। नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल क्या है कि तारों के समूह
द्वारा, तारों के समूह द्वारा विविध आकृतियां बनाई जाती है। तो तारों के समूह द्वारा विविध आकृतियां बनाई जाती है, इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तारे जो होते हैं, आकाश में जो तारे होते हैं वो एक तारों के जो समूह है, ये जो तारों के समूह है ये विविध यानी कि विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते हैं आकाश में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल में हमारा नक्षत्र मंडल, इसमें नक्षत्र मंडल जैसे अर्सा मेजर और अर्सा मेजर और बिग बियर आसान से जो पहचानने वाली होती है वो है सप्तऋषि। नक्षत्र मंडल मतलब तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृति जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, और अर्सा मेजर, बिग बियर जैसे उदाहरण। तो आप देख सकते हैं कि सप्तऋषि सप्त मीन्स क्या होता है, ये सप्त मीन्स होता है सात, और ये ऋषि मीन्स होता है संत। तो जो सात यानी कि सात तारों समूह, सात तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सप्तऋषि जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो आप देख सकते हैं सप्तऋषि सात संत को दर्शाता है, सात तारों के समूह यानी कि सात तारे जो होते हैं वो जो सात ऋषि हैं उनको डिनोट करते हैं, उनको सूचित करते हैं। तो इसको सप्तऋषि जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रात्रि के समय, पहले के समय में क्या होता था, रात्रि के समय दिशा का पता कैसे लगाया जाता था रात के समय। आप दिन के समय तो दिशा पता लगा लेते हैं, सूर्य के दिशा से आप दिशा का पता लगा सकते हैं आसानी से, लेकिन रात के समय पहले क्या होता था, दिशा का निर्धारण यानी दिशा का पता कैसे लगाते थे लोग, कि जो तारों की सहायता से लोग दिशा का पता लगाते थे। कैसे, तो जो उत्तरी तारा होता था वो उत्तर दिशा को इंडिकेट करता था, उत्तर दिशा को दर्शाता था, जिसे हम लोग आज क्या कहते हैं, आज हम लोग कहते हैं उसे जो ध्रुव तारा कहते हैं, ध्रुव तारा जो अपनी ही जगह पर स्थित होता है। तो उत्तरी जो तारा होता है वो उत्तर दिशा को दर्शाता था। तो रात के समय तारों के द्वारा हम लोग दिशा का पता लगाते थे। रात्रि दिशा का पता तारों के द्वारा, तारों की सहायता से किया, रात्रि दिशा का पता तारों की सहायता से लगाया जाता था,
जाता था। जैसे कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, जिसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। रात्रि के समय दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तारों की सहायता से। और जो उत्तर दिशा उत्तरी तारा जो होते थे उत्तर दिशा को दर्शाता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं, जो अपनी जगह पर स्थित होता है। जो अपनी जगह पर स्थित होता है तो ध्रुव तारा कहा जाता है इसे। उत्तरी तारा को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव तारा, जो उत्तर दिशा में होता है, जो अपनी जगह पर स्थित होता है। तो आप देख सकते ध्रुव तारा जो सबसे चमकता हुआ दिखाई देता है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा, हम लोगों ने आज सौर मंडल में पृथ्वी। तो आप देख सकते हैं कि अपनी सौर मंडल में पृथ्वी जो हम लोग ने चैप्टर में हम लोग ने जाना सीखा क्या, कि आप देख सकते हैं ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड। तो इसके ब्रह्मांड के बाद हमारा क्या होगा? आकाशगंगा। आकाशगंगा जो कि लाखों आकाशगंगा मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड। आकाशगंगा का जो एक भाग जिसे सौर मंडल कहते हैं, हमारा सौर मंडल, यानी कि सूर्य और उसके परिवार, सौर मंडल। और इसमें जो हमारी जो ग्रह है यानी कि पृथ्वी, एक ग्रह पृथ्वी, जिस पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रहा करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि ये देखिए आप कि ये ब्रह्मांड है, ये बेस यहां, तो ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स ब्रह्मांड। उसके बाद क्या है? आकाशगंगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी ग्रह जो है, कई सारे ग्रह मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, कई सारे सौरमंडल, कई सारे ग्रह मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और सौरमंडल जो है, कई सारे सौरमंडल जो है आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। और जो आकाशगंगा है वो एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मांड का एक भाग आकाशगंगा, उसका एक भाग सौरमंडल का जो एक भाग है पृथ्वी, इस पर हम लोग रहा करते हैं। आप देख सकते हैं, तो हमारी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह की है, कि इतने विशाल ब्रह्मांड, एक आकाशगंगा, उसकी एक सौरमंडल, एक भाग, इसके ग्रह पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। तो चलिए, इस तरह से हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया। तो चलिए इस तरह से पढ़ाई करते रहिए और अपनी ऊर्जा उष्मा को हमेशा जारी रखिए। अपनी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।